हेलो दोस्तों, आज राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आर्थिक यानी देशीय सीमा की संकल्पना। राष्ट्रीय आय लेखांकन समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वह शाखा है और राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समूचे के आकलन इसका एक भाग है। राष्ट्रीय आय और इससे संबंधित कोई भी समूचे एक देश की उत्पादन क्रियाओं का माप है। आर्थिक सीमा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आर्थिक सीमा एक देश की सरकार द्वारा प्रशासित व भौगोलिक सीमा है जिसमें व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी का निर्बाध संचालन होता है। इस परिभाषा का आधार व्यक्तियों, वस्तुओं और पूंजी के संचालन की स्वतंत्रता है। आर्थिक सीमा का क्षेत्र देखेंगे। आर्थिक सीमा का क्षेत्र देश की राजनीतिक सीमा, समुद्री सीमा और आकाशीय क्षेत्र सहित देश के विदेशों में दूतावास, वाणिज्य दूतावास तथा सैनिक प्रतिष्ठान, देश के निवासियों द्वारा दो या दो से अधिक देशों के मध्य चलाए जाने वाले जलयान वे वायुयान, मछली पकड़ने की नौकाएं, तेल वे प्राकृतिक गैस यान जो अंतर्राष्ट्रीय जल सीमाओं में या उन क्षेत्रों में चलाए जाते हैं जिन पर देश का अन्याय अधिकार है। नेक्स्ट पेज देखते हैं। राष्ट्रीय आय समुच्चय की दो श्रेणियां होती है, देशीय और राष्ट्रीय। अर्थात देशीय उत्पाद यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट और राष्ट्रीय उत्पाद नेशनल प्रोडक्ट। एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन देशीय उत्पादन कहलाता है। निवासी की संकल्पना। नागरिकों और निवासी दो भिन्न शब्द हैं। एक व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है और किसी अन्य देश का निवासी। जो भारतीय विदेश में रहते हैं वे भारत के नागरिक हैं और जिस देश में रहते हैं उसके निवासी है। निवासी की परिभाषा। निवासी का अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो एक व्यक्ति या एक संस्था उस देश का निवासी कहलाता है। जिस देश में रहता है या स्थित है वे उसी की आर्थिक सीमा में उसके आर्थिक हित का केंद्र है। आर्थिक हितों के केंद्र में दो बातें शामिल होती है। वह निवासी व्यक्ति या संस्था कुछ भी हो सकता है, उस देश की आर्थिक सीमा में रहता है या स्थित है। उसके कमाने, खर्च करने और संचय करने की आर्थिक क्रियाएं वहीं से होती है। एक देश के निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यह उत्पादन चाहे उस देश की आर्थिक सीमा में किया गया हो या उसे बाहर किया गया हो। इसकी तुलना में उन सभी उत्पादन इकाइयों द्वारा किया गया उत्पादन जो एक देश की आर्थिक सीमा में स्थित है देशीय उत्पाद कहलाता है, चाहे यह उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या गैर निवासियों द्वारा किया गया हो। राष्ट्रीय उत्पाद और देशीय उत्पाद में संबंध। किसी देश की आर्थिक सीमा में किया गया कुल उत्पादन घरेलू उत्पाद होता है। किसी देश के निवासियों द्वारा किया गया कुल उत्पादन राष्ट्रीय उत्पाद होता है। राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद प्लस देश के निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा से बाहर किया गया उत्पादन माइनस देश की आर्थिक सीमा में गैर निवासियों द्वारा किया गया उत्पादन। या राष्ट्रीय उत्पाद बराबर देशीय उत्पाद, देशीय कहे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्लस विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को दी गई कारक आय। या राष्ट्रीय आय बराबर देशीय उत्पाद
प्लस विदेशों से निवल कारक उत्पाद, निवल कहे तो शुद्ध कारक आय। यदि विदेशों से प्राप्त आय विदेशों को दी गई कारक आय से अधिक होती है तो विदेशों से निवल कारक आय धनात्मक होगी। यदि विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को दी गई कारक आय से कम होती है तो विदेशों से निवल कारक आय ऋणात्मक होगा, यानी नेगेटिव होगा। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। औद्योगिक वर्गीकरण, यानी सबसे पहले औद्योगिक वर्गीकरण जो है ना 1948 में आया था। उसी समय जो है ना 3 क्षेत्र में बांट दिया गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, इस क्षेत्र में उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से उत्पादन करती है, जैसे कृषि हो गया, पशुपालन, मछली पकड़ना, खनिज निकालना और वानिकी। दोस्तों वानिकी ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन देकर फंसाता है, आदि। द्वितीय क्षेत्र में, इस क्षेत्र में वे उत्पादन इकाइयाँ शामिल की जाती है जो एक प्रकार की वस्तु को दूसरे प्रकार की वस्तु में परिवर्तित करती है, जैसे कारखाने, निर्माण, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति आदि। तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सेवाओं का उत्पादन करने वाली उत्पादन इकाइयाँ आती है, जैसे परिवहन हो गया, व्यापार, शिक्षा, होटल, सरकारी प्रशासन, वित्त कहे तो बैंकिंग व्यवस्था जो भी है सब तृतीय क्षेत्र में आता है। राष्ट्रीय आय लेखांकन में राष्ट्रीय आय संबंधित बहुत से समुच्चय होते हैं। देशीय व्यय, राष्ट्रीय, सकल व्यय, निवल कारक लागत पर आकलित और बाजार कीमत पर आकलित, निवल राष्ट्रीय उत्पाद व देशीय उत्पाद। निवल कहे तो शुद्ध, नेट। निवल देशीय उत्पाद बराबर सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। निवल देशीय उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बाजार कीमत पर आकलन और साधन कीमत पर आकलन। साधन कीमत पर देशीय उत्पाद बराबर बाजार मूल्य पर देशीय उत्पाद माइनस प्रत्यक्ष कर प्लस सरकारी सहायता यानी आर्थिक सहायता। अप्रत्यक्ष कर और सरकारी सहायता के अंतर को निवल अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। निवल अप्रत्यक्ष कर बराबर अप्रत्यक्ष कर माइनस सरकारी सहायता। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर बाजार मूल्य पर सकल देशीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट कर प्लस विदेशों से निवल कारक आय। देशीय आय के आकलन की विधियाँ। देशीय आय के चक्रीय प्रवाह से हमें इसके आकलन की 3 विधियाँ मिलती है। उत्पादन विधि, यानी उत्पादन विधि को मूल्य संवृद्धि विधि भी कहा जाता है। आय विधि, व्यय विधि। उत्पादन विधि, इसके अंतर्गत पहले हम प्रत्येक क्षेत्रक में बाजार कीमत पर सकल मूल्यवर्धित ज्ञात करते हैं और सभी क्षेत्रकों के इस मूल्य संवृद्धि का योग करने में हमें बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो जाता है। अब आय विधि, इस विधि के अंतर्गत पहले क्षेत्रक द्वारा किया गया कुल कारक भुगतान का आकलन करते हैं। फिर तीनों क्षेत्रकों के कारक भुगतान का योग करने से हमें साधन कीमत पर निवल मूल्य वृद्धि देशीय उत्पाद या देशीय कारक आय ज्ञात हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होगा व्यय विधि। देशीय कारक आय कारक भुगतान के निम्नलिखित घटक होते हैं, जैसे कर्मचारियों का पारिश्रमिक, किराए और रॉयल्टी, ब्याज, लाभ। मिश्रित आय से तात्पर्य हमारे कारकों की सम्मिलित आय है। अतः साधन लागत पर निवल देशीय उत्पाद
बराबर कर्मचारियों का पारिश्रमिक प्लस किराया व्यय, रॉयल्टी प्लस ब्याज प्लस लाभ प्लस मिश्रित आय यदि हो तो। व्यय विधि। इस विधि के अंतर्गत हम उपभोग और निवेश पर किए गए व्यय को जोड़ लेते हैं। यह व्यय देशीय उत्पाद पर किया गया व्यय होता है। इसके विभिन्न घटक होते हैं, जैसे निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल देशीय पूंजी निर्माण, निवल निर्यात कहे तो निर्यात आयात, दोनों के बीच जो अंतर होता है वो निवल निर्यात होता है। और है प्रयोज्य आय। उपभोग व्यय और बचत के लिए उपलब्ध आय को प्रयोज्य आय कहते हैं। इसमें कारक आय और हस्तांतरण गैर कारक आय दोनों शामिल होती है। राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय शामिल की जाती है। यदि राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो प्रयोज्य आय ज्ञात की जा सकती है। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से संबंधित दो समूह होते हैं, सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय और निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय बराबर राष्ट्रीय आय प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर प्लस मूल्यह्रास प्लस विदेशों से निवल चालू हस्तांतरण। भारत के संबंध में किसी राष्ट्र के नागरिकों द्वारा एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 3 विधियों से की जाती है। इस ऊपर चर्चा किया गया है। उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि। उत्पादन विधि कहते तो समस्त संसाधनों पर कुल अंतिम उत्पादन। आय विधि समस्त संसाधनों द्वारा अर्जित कुल आय। व्यय विधि समस्त उपभोग व्ययों का योग। भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान दादा भाई नौरोजी ने 1868 में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, शाह एवं संभाता R.C. देसाई, B. नटराजन आदि ने भी राष्ट्रीय आय का अनुमान प्रस्तुत किया। स्वतंत्रता के पूर्व सर्वाधिक वैज्ञानिक अनुमान वर्ष 1931 से 32 में V.K.R.V. राव द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु 1949 में PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। 3 सदस्यीय इस समिति में D.R. गॉडगिल एवं V.K.R.V. राव भी सदस्य थे। इस समिति द्वारा वर्ष 1951 में पहली जबकि वर्ष 1954 में दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस द्वारा की जाती है, जबकि पूर्व में यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता था। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की क्या क्या अवधारणाएं हैं? राष्ट्रीय आय की अवधारणा में पहला है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में, वित्तीय वर्ष कहे तो 1 साल,
वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार वर्ष 2020 के संदर्भ में क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर भारत विश्व की तीसरी, चीन यूएसए के बाद सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक द्वारा जुलाई 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार जीडीपी के संदर्भ में भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत लेकिन अब पांचवी अर्थव्यवस्था हो गया है। यूके को जो है ना पछाड़ दिया है प्रेजेंट में। भारत से अगर वर्तमान की बात किया जाए अभी, तो भारत से 5 कंट्री जो है ना आगे है, जिसमें यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूके अब छठा स्थान पर आ गया है। आर्थिक समीक्षा 21 से 22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 20 से 21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर -7.3% अनुमानित थी, जबकि वित्तीय वर्ष 21 से 22 के लिए वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी कहे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसको जो है ना कुल राष्ट्रीय उत्पाद भी कहा जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी देश के नागरिकों, निवासी एवं गैर निवासी या अनिवासी दोनों द्वारा किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित ध्यान दीजिएगा, अंतिम वस्तुओं की बात हो रहा है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों में कार्यरत देश के नागरिकों की आय को जोड़ा जाता है, जबकि देश के भीतर कार्यरत विदेशी व्यक्तियों की आय को घटा दिया जाता है। चलिए नीचे देखिए, जीएनपी कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या कुल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद या कुल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से अर्जित शुद्ध आय। आर्थिक समीक्षा 21 से 22 के अनुसार वर्ष 21 से 22 में भारत की सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई स्थिर कीमतों पर 9.4% की वृद्धि के साथ 146.40 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। चालू कीमतों पर भारत की जीएनआई वर्ष 21 से 22 में 17.8% की वृद्धि के साथ 230.39 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है। अब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसी को निवल राष्ट्रीय उत्पाद भी बोला जाता है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा देने पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साधन लागत की बात बोल रहा है। साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आर्थिक समीक्षा 21 से 22 के अनुसार वर्ष 21 से 22 में भारत की राष्ट्रीय आय एनएनआई स्थिर कीमत पर 9.5% की वृद्धि के साथ 128.61 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जबकि वर्ष 2021 में स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय -7.4% की कमी के साथ 117.46 लाख करोड़ रुपये है, जहां वर्ष 2021 में भारत
की प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमत पर 86,659 रुपये तथा चालू कीमत पर 1,28,829 रुपये है। वहीं वर्ष 2021 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्तर कीमत पर 93,973 रुपये तथा चालू कीमत पर 1,50,326 रुपये अनुमानित है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, अगर तो कॉपी पर नोट कर लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। पद राष्ट्रीय आय निरूपित करता है। राष्ट्रीय यानी कि जब भी राष्ट्रीय आय के बाद बोला जाए, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मूल्यह्रास घटाकर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास घटाकर विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय जोड़कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर सब्सिडी जोड़कर। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय घटाकर सब्सिडी जोड़कर। सब्सिडी भी अंत में जोड़ना है। मूल्यह्रास और अप्रत्यक्ष करों को घटाकर, लेकिन सब्सिडी जोड़कर। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देख लीजिए, इसमें वही है, सबका फुल फॉर्म दिया हुआ है। देख लीजिए। निवल अप्रत्यक्ष कर NIT, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, NNP निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, NDP कहे तो नेशनल नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निवल घरेलू उत्पाद, निवल या शुद्ध घरेलू उत्पाद। MP हो गया मार्केट प्राइस, बाजार कीमत। FC साधन लागत यानी FC कहे तो फैक्टर कॉस्ट। D मूल्यह्रास। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाजार कीमतों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का है तो NNP क्या होता है? बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशों से शुद्ध आय। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस अनुदान। नहीं, सी भी होगा। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। दो हो गया, अब 3 देखेंगे। राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय जब भी होगा हमेशा क्या होता है? हमेशा साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन क्या है तो फैक्टर कॉस्ट, FC फैक्टर कॉस्ट। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो 3 विधि बताए थे, जिसमें से उत्पादन विधि था, आय विधि था, व्यय विधि था, ह्रासमान लागत विधि नहीं है। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP के तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। क्या है? देखिए इसका आंसर इसमें जो है ना कुछ नहीं दिया है, लेकिन इसमें जो है ना राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन भी हो जाएगा। इसमें जो है ना ये भी हो जाएगा, और भिन्न भिन्न दोनों का जो होता है ना मान क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इसीलिए जो है ना A और D हो जाएगा।
चलिए देख लेते हैं इसका भी। निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट और सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के द्वारा राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन किया जाता है, यद्यपि ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। GNP किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में उत्पादित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसमें पूंजी ह्रास डिप्रिसिएशन को घटाने से NNP प्राप्त होता है, अर्थात NNP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। अल्प रोजगार, मुद्रास्फीति, बचत का निम्न स्तर, इसमें असंगठित हो जाएगा D1। चलिए 6 हो गया। अब 7 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। कथन 1 में है शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर GDP प्लस मूल्य ह्रास। तो मूल्य ह्रास प्लस नहीं होता है, माइनस में होता है, तो ये गलत हो गया। प्रति व्यक्ति आय बराबर शुद्ध घरेलू उत्पाद बटे में राष्ट्र की कुल जनसंख्या, ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल आय को राष्ट्र की यानी देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता है, ये भी गलत है। विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मापक है, बिल्कुल नहीं। चलिए इसका देख लेते हैं। देखिए शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में शुद्ध घरेलू उत्पाद का अभिप्राय एक वर्ष में एक देश की घरेलू सीमाओं में निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है, जिसमें से स्तर पूंजी के उपभोग को घटा दिया जाता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास होता है। प्रति व्यक्ति आय एक राष्ट्र या भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के लिए औसत प्रति व्यक्ति आय निर्धारित करने और आबादी के जीवन स्तर और गुणवत्ता के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। किसी राष्ट्र के लिए प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक किसी देश के घरेलू उत्पाद का व्यापक मापक होता है और इससे किसी देश की अर्थव्यवस्था की सेहत पता चलती है, परंतु विश्व की अर्थव्यवस्था की तुलना करने हेतु शुद्ध घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद की अपेक्षा बेहतर मापक है, क्योंकि इसमें से घिसावट मूल्य घटा दिया जाता है, जिससे वास्तविक अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य पता चलता है। चलिए 7 नंबर तक 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दी गई अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय की जब भी बात किया जाए तो क्या होगा, इसमें देखिए आप लोग अनुमान लगाइए क्या हो सकता है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है, D हो जाएगा। चलिए क्या होता है 8 नंबर। 9 नंबर देखते हैं। एक खुली हुई अर्थव्यवस्था यानी ओपन इकोनॉमी। तो ओपन इकोनॉमी क्या है, वहाँ क्या होता है, आयात निर्यात नहीं होता है। अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, इसमें जो है ना कुल निर्यात और कुल आयात, कुल निर्यात में से कुल आयात को घटा देते हैं तो राष्ट्रीय आय निकल जाएगा, यानी कि C वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका। देख लीजिए Y वाला राष्ट्रीय आय हो जाएगा, C वाला उपभोग व्यय, I वाला निवेश व्यय, G बराबर सरकारी खर्च, X माइनस M बराबर निर्यात और आयात का अंतर। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समायोजित सकल आय की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।
ब्याज आय, लाभांश, विदेशी मुद्रा लाभ, इसमें सभी हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, देख लीजिए तीनों हो जाएगा। दूर संचार ऑपरेटरों को केंद्र को राजस्व हिस्सेदारी के रूप में लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है। इसका भुगतान करना होता है, स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान करना होता है। इस राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजस्व राशि को एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में जाना जाता है। डॉट के अनुसार गणना में एक टेलीकॉम कंपनी द्वारा अर्जित सभी राजस्व शामिल होनी चाहिए, जिसमें गैर दूरसंचार स्रोत जैसे जमा ब्याज और परिसंपत्तियों की बिक्री शामिल है। हालांकि कंपनियों का मानना है कि एजीआर में केवल दूरसंचार सेवा से उत्पन्न राजस्व शामिल होना चाहिए और गैर दूरसंचार राजस्व को इससे बाहर रखा जाना चाहिए। क्या नंबर था? 10 था। चलिए दोस्तों, अब इंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 11 से लेकर टोटल क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए दोस्तों, अंत तक बनने के लिए आप धन्यवाद। और अच्छा वीडियो लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ओके दोस्तों।